अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ और माज़रत कि फिर से एक गैप आ गया। जो मैंने कहा था कि इस दफ़ा इंशाल्लाह नहीं आएगा, लेकिन वही मसला था, फिर से थोड़ा हेल्थ का इशू था और साथ थोड़ी मसरूफियात भी थी, जिसकी वजह से एक दोबारा गैप आ गया। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी आगे ना आए। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर 8 किया था फ़िज़िक्स का पार्ट 1 और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। तो मैं पहले बता दूं कि इस चैप्टर में कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। मैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ई कैट के, तो उसके लिहाज से कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं जो इस चैप्टर से के पेपर में आती हों। आते हैं एमसीक्यूज़, एक आ जाता है अक्सर, कभी कभी एक भी नहीं आता, या अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में हो जाए तो शायद 2 आ जाएंगे। तो कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा काम है चीज़ों को देखना, जितना हो सके उसे करना। तो जो उनमें से कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर करवाने लगा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें आप लोगों ने बुक से ख़ुद देखनी हैं। इसकी बुक की रीडिंग भी वैसे काफ़ी ही होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, और आपको इस चैप्टर के फार्मूले फिंगर टिप्स पे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जो इसके फार्मूले हैं उससे रिलेटेड आ सकते हैं प्रॉब्लम्स। अगर न्यूमेरिकल आए भी सही तो वो फार्मूले से रिलेटेड ही कोई आएगा, तो उससे हो जाएंगे। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था, हम लास्ट टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे चैप्टर 8 में, तो वहीं से इस चैप्टर का आगाज़ हो रहा है। N=CV रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। इससे पता चलता है कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें पता चलता है कि जो डेंसिटी, हमने पीछे रिलेशन सारे देखे हुए हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि n खुद यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं। डेंसर द मीडियम ग्रेटर विल बी स्पीड। हाइगन्स थ्योरी देख लीजिएगा। उसके बाद मैक्सवेल कहता है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। जो प्लांक्स एक्सपेरिमेंट है तो वो कहता है कि पार्टिकल जो है क्वांटा है। आइंस्टाइन जो है वो पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल पार्टिकल इज़ क्वांटा, फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरह कोई भी ऑप्शन आ जाए, नन ऑफ दीज करके भी आ जाए तीसरा, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा है। मैंने उसके बारे में दे दिया है। प्लैंक्स का क्वांटा वाला ये वैसे सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले चैप्टर्स, आई थिंक 19 था शायद या 20, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेव फ्रंट क्या है जी? रे इज़ परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट एंड गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेव। बीम क्या है? कलेक्शन ऑफ रेज। मैंने जैसे बताया इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं डिस्कस करने वाली, तो मैं ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें सिर्फ एक आपके पास पॉइंट्स बने हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स, जो आपको पता होने चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर के। तो यंग डबल, ये जो है YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं कि बीम, इंटरफेरेंस बीम जो है कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या है? उसकी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेव फॉर्म, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, और बीम मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक दैट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, यानी कि किसी एक ही सोर्स से आ रही हो, जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया भी है। ये कोहेरेंट के डेफिनेशन में ये भी कवर हो जाता है। वैसे कोहेरेंट बीम है क्या? जिसकी डिवीजन ऑफ वेवलेंथ इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड की डिवीजन इक्वल होती है, और कोहेरेंट लेंथ 3 सेंटीमीटर तक होती है। Intensity ratio, the contrast between bright and dark fringes is determined by the intensity ratio से फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूले बुक में दिए हुए हैं। सिंपली मैंने कोई भी ज़्यादा इस पर काम नहीं किया, सिंपली वो जो बुक में थे वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। हाँ, इसका मैं ये बता देता हूँ कि क्या करें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे है, ग्रेटर द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ग्रेटर विल बी कॉन्ट्रास्ट, यानी जितनी भी ये रेशो ज़्यादा होगी उनके दरमियान जो कंट्रास्ट है वो भी ज़्यादा होगा। फॉर परपेंडिकुलर इंटेंसिटी रेशो, परपेंडिकुलर के केस में जो y01 है y02 के इक्वल हो जाता है। जब दोनों इक्वल होंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऊपर 2 y01 बन जाएगा, या y02 जो भी पुट करें उस हिसाब से, नीचे 0 आ जाएगा, तो 2/0 अनडिफाइंड है। तो उस केस में जो इंटेंसिटी रेशो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये डार्क फ्रिंज का फार्मूला है और नीचे ब्राइट फ्रिंज का है। कुछ फार्मूलेज मैंने इंक्लूड किए हुए हैं इस वीडियो में, कुछ फार्मूलेज मैंने स्किप भी किए हुए हैं। जैसे इस वक्त मुझे माइंड में नहीं है एग्जैक्टली, 2D = sin थीटा कुछ करके है, ब्रैग्स या ब्रिग्स लॉ कुछ था इस तरह, वो कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हुई हैं। मैंने जैसे कि बताया कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो आप लोगों ने वो चीज़ें खुद देखनी है।
The fringe distance from center point depends upon order of maxima and minima. Distance between two consecutive maxima and minima is fringe width. उसके लिए फार्मूला ये नीचे गिवन है. It does not depend upon the order or max minima. यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, वो कह रहा है कि इनकी विड्थ पे डिपेंड करता है, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इस एम पे डिपेंड नहीं करता. Blue light has more fringe if red replaced by blue light and pattern will be more improving. अगर आमतौर पे लेज़र लाइट, आमतौर पे जो लेज़र लाइट होती है वो रेड होती है, वो कहता है अगर रेड को हम ब्लू से कर दें, रिप्लेस कर दें, तो पैटर्न ज़्यादा इम्प्रूवड हमें मिलेगा. उसकी वजह भी साथ बताई हुई है. Interference in thin layer. A thin layer is transparent medium whose thickness is comparable with wavelength of light. आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जैसे फार्मूला रिलेशंस, ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये सिर्फ आपको ना सॉल्व नहीं करने पड़ते यहाँ पे पेपर में. अगर इससे रिलेटेड कोई आ भी जाता है, इंटेंसिटी से रिलेटेड कि एम्पलीट्यूड के साथ उसका क्या रिलेशन है, आपने वहाँ पे सॉल्व करने नहीं बैठ जाना. आपको देख के ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है. कैसे पता चल जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी उसके स्केयर के साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर 100 वैल्यू है तो बढ़ रही है 100 से 120 पे जा रही है, तो उसमें जो चेंज आएगा वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा. जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे ना आपको, वो एक नीचे की तरफ दिया होगा, एक बिल्कुल इक्वल दिया होगा, बाज़ दफ़ा कोई चेंज भी नहीं दिया हुआ होता है, ये ज़ीरो दे दिया होता है, बाज़ दफ़ा एक ऑप्शन होता है जो बढ़ा रहा होता है, वो दे रहा होता है. तो अंदाज़ा करना होता है, वहाँ पे बैठ के उनकी कैलकुलेशंस नहीं करनी होती. इन चीज़ों में ही टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चे पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते और फिर बाद में कहते हैं कि पेपर अटैम्प्ट करने के लिए टाइम कम था. ये चीज़ें माइंड में रखनी है आप लोगों ने. द पाथ डिफरेंस में अकर ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन लैम्डा बाई 2 बट नॉट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन. पाथ डिफरेंस किस में अकर होता है? रिफ्रैक्शन के केस में होता है, रिफ्रैक्शन के केस में नहीं होता. ड्यू टू एडिशनल चेंज ऑफ लैम्डा बाई 2 नॉर्मल कंडीशन ऑफ कंजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी इन्वर्टेड. इन थिन फिल्म द फ्री पैटर्न चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन नॉट विद टाइम. अगर पूछ ले कि जो थिन फिल्म का केस है उसमें पैटर्न चेंज अगर पहले 5 सेकंड थे तो 10 सेकंड के बाद उसके पैटर्न में क्या चेंज आएगी, तो जैसे ये बता रहा है कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड करता है पैटर्न चेंज है. ये मतलब सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सी लग रही होगी आप लोगों को, और ऐसे ही है अक्सर जो मेरे नोट्स में चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लिखी हुई होगी, और देख के जब पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे ये कोई MCQs बनता है, इसमें से कुछ बन ही नहीं सकता, ये है क्या? लेकिन उसमें से बहुत कुछ बन सकता है. ये वैसे आपको तब भी अंदाज़ा हो जाएगा जब आप मेरे टेस्ट सेशन अटेंड करेंगे. इंशाल्लाह मैं उस पर काम कर रहा हूँ. टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और स्केड्यूल अभी से काफ़ी टाइट है मेरा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे. ई-कैट के अनाउंसमेंट से पहले मैं सारा कुछ रेडी रखूँगा. तो जब आप टेस्ट सेशन लेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊँगा ना कि ये मैंने इस जगह से ये इस पॉइंट को ऐसे करके दिया, फिर आप कहेंगे अच्छा हाँ ये वही चीज़ थी जो हमें पहले लेक्चर में बताई हुई थी. न्यूटन्स रिंग. The central spot of Newton's ring is dark due to path difference lambda by 2, बुक की लाइन ही है, and destructive interference. If Newton's rings are seen with reflected light, the central spots will be dark. And if Newton's rings are seen with transmitted light, the central spots will be bright. Transmitted light के केस में central spot bright होगा और reflected light के केस में central spot black होगा. इससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो देखिएगा. ऐसे ही है कि मुझे शायद लग रहा है. माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये मुझे स्पेलिंग मुझे लग रहा है कि गलत लिखे हुए हैं. इनफेरोमीटर है ये, इंटरफेरोमीटर जो भी है वो देख लीजिएगा. द कंपनसेटर इन माइकलसन इंफेरोमीटर इक्वलाइज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ टू इंटेंसिटी वेव. If we move the mirror lambda by 4 then shift from dark to bright fringe. जब इस माइकलसन या MI केस में जब लैम्डा बाई 4 मूव करवाते हैं मिरर को, तो शिफ्ट कैसे आता है? डार्क टू ब्राइट हो जाता है. बट इफ़ वी मूव मिरर इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 देन शिफ्ट फ्राम ब्राइट टू अनदर डार्क. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक वेव है मेरे पास,
ये एक पूरी वेव है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ तक मेरा λ/2 बन रही है शिफ्ट, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे आएगा शिफ्ट के बाद, यानी यहाँ पे अगर उसके पास इस वक्त वो डार्क फ्रिंज बन रही है तो यहाँ पे पहुँच के ब्राइट बनेगी। जब वो दोबारा यहाँ पे पहुँचेगा, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक पहले λ/4 था और अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो λ/2 बन रहा होगा, उसका फ्रिंज डिस्टेंस जो है, गैप जो है। तो उस केस में वो फिर से ब्राइट फ्रिंज बन जाए, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। अगर डार्क से ब्राइट और फिर डार्क की तरफ जाएंगे, अगर ब्राइट होती तो फिर उसमें से डार्क पे और फिर ब्राइट पे जा रहे होते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी और बहुत ही जल्द हमारे टेस्ट सेशंस भी आ जाएंगे, जैसे ही ई कैट की क्लासेस की अनाउंसमेंट होगी। सॉरी क्लासेस की नहीं, ई कैट टेस्ट की अनाउंसमेंट होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।